बच्चों आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो बच्चे इस चैप्टर को समझने से पहले मैंने यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट्स जो है दे रखे हैं जो कि आपके इस चैप्टर में हैं। इससे ज़्यादा पॉइंट मुझे नहीं दिखा, ठीक है, इसलिए मैंने इतने पॉइंट जो है नोट कर लिए हैं। तो इसको जो है हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे पूरा का पूरा। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन से। कि केमिकल रिएक्शन को समझने से पहले हम लोग एक प्रीवियस ईयर का थोड़ा सा नॉलेज गेन कर लेते हैं भाई, कि जो हमारा चेंज होता है वो क्या होता है, दो तरीके का चेंज होता है। एक होता है फिजिकल चेंज होता है, ठीक है, और दूसरा हमारा होता है केमिकल चेंज होता है, ठीक है। तो फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, उस चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। और जो केमिकल चेंज होता है उसमें क्या हो रहा है कि नया सब्सटेंस बनता है, तो उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। तो जो ये केमिकल चेंज हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि जब किसी सब्सटेंस से कोई नया सब्सटेंस बनाते हैं, चाहे उसके मिलने से चाहे उसके टूटने से, किसी भी तरीके से अगर कोई नया सब्सटेंस बना रहे हैं तो हम भाई बोलते हैं वो केमिकल चेंज है। और जिस रिएक्शन के थ्रू, जिस प्रोसेस के थ्रू आता है, उस प्रोसेस को हम, उस सिस्टम को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है कि उसमें एक तो रिएक्टेंट होता है और दूसरा प्रोडक्ट होता है। एक क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। रिएक्टेंट का मतलब ये कह सकते हैं कि दो ऐसे एलिमेंट्स जिसको हम, या ऐसा सब्सटेंस जिनको हम ले करके कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। और बनाने के बाद जो बन गया, मेरा जो फाइनल रिजल्ट आ गया, वो मेरा प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या हो गया कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन हो गया जिसमें रिएक्टेंट क्या करते हैं, आपस में कंबाइंड कर रहे हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और नया प्रोडक्ट दे दे रहे हैं, तो उस रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आई थिंक आपको केमिकल रिएक्शन क्लियर हो गया होगा। अब आ जाओ, नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है वो है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या कह रहा है कि जो ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको क्या कर रहे हैं, इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं ना, इसी को ही केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और केमिकल इक्वेशन दो तरीके का होता है, एक सिंबल इक्वेशन होता है और एक वर्ड इक्वेशन होता है। यहां पे ये जो दिख रहा है बेटे वो क्या है, ये आपका सिंबल इक्वेशन है, क्योंकि कार्बन का यहाँ सिंबल है, ऑक्सीजन का यहाँ सिंबल है और कार्बन डाइऑक्साइड ये बन रहा है, ठीक है। लेकिन यही वर्ड इक्वेशन की बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जब, क्या बोल सकते हैं, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। बच्चे ये तो हो गया आपका क्या, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन में भी सिंबल इक्वेशन हो गया। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे वर्ड इक्वेशन की। तो वर्ड इक्वेशन क्या होता है कि जब ये कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, when the carbon are react with the oxygen to form carbon dioxide, so that is called the word equation, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है बैलेंस्ड या बैलेंसिंग इक्वेशन। तो बैलेंसिंग इक्वेशन का मतलब ये हो गया बेटा कि ऐसा इक्वेशन जिसमें हम क्या कर ले रहे हैं, तो बैलेंस कर ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल के केस में, जैसे अगर हमने एक एग्जांपल ले लिया कि CO2 है, H2O है, ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, C6H12O6 और क्या हो गया, O2 हो गया। अब इसको क्या कर लेना है, बैलेंस कर लेना है। तो जब बैलेंस करेंगे तो ठीक है, जो हम ये कंपोनेंट्स यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं ना, यही हमारा क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट के कंपोनेंट हैं उतने ही कंपोनेंट आपके प्रोडक्ट के भी होने चाहिए, या जितने जो है रिएक्टेंट में एलिमेंट के जितने भी एटम हैं उतने ही एटम आपको प्रोडक्ट के एलिमेंट के होने चाहिए। तो इस तरीके की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं या बैलेंसिंग कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग आता है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस आपस में कंबाइंड कर जाते हैं तो इसको ही हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। जिसमें एक एग्जांपल तो हम यहीं से समझ सकते हैं कि C+O2 gives CO2।
तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। C+O2 गिव्स CO2, ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। दूसरा इसमें एक और रिएक्शन आप लिख सकते बच्चे, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे भी दिख रहा है कि यहाँ पे दो जो है कंपाउंड जो है आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइंड हो रहे हैं, तब जाकर के एक नया प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो इसको ही हम क्या बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं, ठीक है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बेटा, वो क्या है, तो ये जो है आपका ये स्लैक लाइन है। स्लैक लाइन का यूज क्या होता है, तो स्लैक लाइन का यूज मेनली होता है व्हाइट वॉशिंग में, ठीक है। घर में जो पुट्टी लगती है उसके ऊपर इसका यूज करते हैं। और जब यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका रिएक्ट कर जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट दे देता है। क्या दे देता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट जो बच्चे हमारा टॉपिक है वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ही होता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है कि हीट रिलीज हो रही है, उस रिएक्शन को ही हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन का नाम देते हैं। जैसे में अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन क्या है, तो रेस्पिरेशन जो है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। क्या है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो फूड का ब्रेकडाउन होता है, तो जब फूड का ब्रेकडाउन होता है कब होता है, तो विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। तो क्या होता है, जब फूड का ब्रेकडाउन होता है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, तो ये क्या करता है, तो ये CO2, तो ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर के क्या देगा, तो ये बच्चे देगा कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वाटर देगा, और साथ ही साथ क्या रिलीज करेगा, तो एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। तो जो इसने एनर्जी रिलीज किया, ये क्या है, इसमें उसने क्या लिया, हीट को रिलीज किया, ठीक है, हीट को रिलीज किया, ठीक है। तो इसीलिए देखा होगा कि जो आपकी बॉडी होती है वो क्या होती है, वार्म होती रहती है। 37 डिग्री का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्यों होता है, क्योंकि जब वो रेस्पिरेशन के दौरान फूड का ब्रेकडाउन करती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी, तो एनर्जी किस फॉर्म में निकल रही है, हीट के फॉर्म में निकलती है, ठीक है। तो इसके कारण ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। अच्छा, हमारा टॉपिक है वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो रहा है कि हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है, और केवल हीट ही नहीं, लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, अगर कोई चीज एब्जॉर्ब होकर के रिएक्शन हो रहा है तो इसको हम बोल सकते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसका आप एग्जांपल ले सकते हो फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस ये क्या करता है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि CO2 H2O किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, क्या दे रहा है, ग्लूकोज दे रहा है, और साथ ही साथ क्या दे रहा है, तो ऑक्सीजन दे रहा है। तो यहाँ जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, सनलाइट क्या हो रहा है, अब्सॉर्ब हो रहा है, तभी ये रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है। इसके कारण क्या हो गया, इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा है वो क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है बेटा, तो ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है, तो ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन का मतलब क्या होगा, कोई एक सिंगल कंपाउंड क्या हो जा रहा है, अपने कंपोनेंट्स में टूट जा रहा है, ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया बेटा। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ही ये तीनों रिएक्शन आपको देखने को मिलते हैं। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, और तीसरा है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करेंगे तो पहले थर्मल का मतलब हो गया हीट। तो जब हीट की बात करेंगे FeSO4, ठीक है, और इसमें से क्या हो जाएगा Fe2O3, फिर क्या बनेगा आपका, तो एक बन जाएगा SO2 और एक क्या बन जाएगा SO3 हो जा रहा है। ये क्यों ब्रेकडाउन कर रहा है, ड्यू टू हीट के कारण हो रहा है। तो जब ड्यू टू हीट के कारण हो रहा है तो इसको ही हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं भाई कि ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसका एक और अगर आपको एग्जांपल समझना है तो CaCO3 है,
जिसमें से आपका बन जाएगा CaO और CO2 रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी आपका किसके कारण ब्रेक डाउन हो रहा है, तो हीट के कारण ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ये दोनों जो एग्जांपल हैं वो किसके हैं, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल है। अब इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब ये हो गया कि जो वाटर है वो क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, किसमें, अपने अपने कंपोनेंट्स में। ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी दे दी है, वो ब्रेक डाउन हो गया हाइड्रोजन में और आयन में, मतलब हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन, इसके अपने कंपोनेंट्स में। तो ये क्या कहलाएगा, आपका इलेक्ट्रोलिटिक हो जाएगा। और वहीं फोटोलिटिक की बात करेंगे तो फोटोलिटिक में क्या हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड में क्या हो जाएगा, फोटो का मतलब क्या होता है, ड्यू टू लाइट, तो लाइट के प्रेजेंस में ये सिल्वर क्या हो जाएगा, अपने अपने कंपोनेंट्स में टूट जाएंगे। तो ये क्या है, ये आपका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये एग्जांपल है, और ये जो है आपका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, और इसका एग्जांपल है आपको फोटोलिटिक का, एक है AgBr, ये भी क्या होता है, लाइट के प्रेजेंस में ही काम करेगा। ठीक है, तो लाइट के प्रेजेंस में क्या डिवाइड हो जाएगा, Ag में और Br में, और यही दोनों जो है ना आपका क्या करते हैं, व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में काम आते हैं, फोटोग्राफी में ये क्या करते हैं, काम आते हैं। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर देने के लिए। नेक्स्ट बच्चे जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम बोल सकते हैं कि व्हेन द हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल, displace the less reactive metal from its component, तो इसको ही हम क्या कह सकते हैं, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं। यहां पे आयरन क्या है, हाई रिएक्टिव मेटल है, और कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है। तो जब क्या कर रहा है, कोई हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दे रहा है, तो उस रिएक्शन को ही हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि दोनों तरफ कंपाउंड होंगे, जैसे HCl है और NaOH है, एक क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो क्या बन जाता है आपका, सॉल्ट और वाटर। ये पढ़ा होगा आपने कि when the acid react with the base to form salt and water, तो यहां पे क्या दिख रहा है बेटा कि जो ये वाला कंपोनेंट है आपका H वाला, ठीक है, वो क्या हो रहा है, इस OH के साथ ऐड हो जा रहा है, तो क्या बना लिया, H2O बना लिया। और जो Cl है वो Na के साथ जुड़ करके क्या बना लिया, NaCl बना लिया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, when the two compound are going to combine or exchange their ion to each other, when the two compounds are exchange their ion to each other and participate into them and create a new product is known as double displacement reaction। और बेटा जब भी ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ना, तो इसमें NaCl जो जैसे कोई भी सॉल्ट बनेगा तो वो सॉल्ट क्या होता है, जनरली सॉलिड के फॉर्म में होता है। तो सॉलिड के फॉर्म में होता है तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट का मतलब ये हो गया कि जो सॉलिड सब्सटेंस आपके किसी सॉल्यूशन में नीचे बच जाता है, उस सब्सटेंस को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, और उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है,
तो जनरली जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है वो क्या है, तो वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को भी क्रिएट करता है, और वो क्या बनाता है, तो प्रेसिपिटेट बनाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग है बेटे, वो है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, जैसे ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो जाए कि ऑक्सीजन कंबाइंड हो जाए। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ O2 एंड रिमूवल ऑफ H2, मतलब हाइड्रोजन रिमूव हो जाए और ऑक्सीजन जुड़ जाए, दोनों में से कोई एक हो, और कर दो कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहां पे क्या हो रहा है, कॉपर अलग था, ऑक्सीजन के साथ वो क्या हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो कॉपर का ऑक्साइड बना ले रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है, यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जा रहा है। और इसी का जस्ट अपोजिट रिडक्शन रिएक्शन है, जैसे कॉपर का ऑक्साइड है वो क्या कर जा रहा है, ब्रेक डाउन कर जा रहा है, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है, रिमूव हो जा रहा है। ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है, रिमूव हो जा रहा है, तो इसको हम रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। और इसमें हम बोल सकते हैं क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि नहीं एटम ही हो, मतलब गैस ही हो। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे क्या है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और अगर वहीं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाए और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका रिडक्शन जो है रिएक्शन हो जाएगा। इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में अक्सर लोगों को कंफ्यूजन रहता है। ठीक है बेटा, इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो रहा है, ये गेन कर रहा है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो गेन का मतलब ये क्या हो गया, इसको आप ऐसे जोड़ो कि GO गो, गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, और जब GO से तुमको गेन ऑफ ऑक्सीजन समझ में आ गया तो क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा ही होगा, तो इससे तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो गया। और जब गो याद किए हो तो तुम्हारा रिडक्शन भी क्लियर हो जाएगा उससे। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के लिए GO याद कर लेना है कि भाई GO गो का मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, और उसका अपोजिट तो तुम सेट कर लोगे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे हमारा हेडिंग है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन एक साथ ही होता है, उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे कॉपर का ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बना लेता है, कॉपर बना लेता है और वाटर को रिलीज कर देता है। अब जो ये कॉपर का ऑक्साइड था उसने ऑक्सीजन को रिमूव किया, तो ये हो जाएगा आपका रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा। और यही हाइड्रोजन यहां पे क्या कर रहा है, गेन हो जा रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो ये यहां पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन बेटा जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन में हो, उस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो बच्चे हेडिंग है वो है क्या, कोरोजन। अब कोरोजन क्या होता है, तो कोरोजन का एक सिस्टम समझो कि जैसे अगर किसी भी मेटल के ऊपर, ठीक है, किसी भी मेटल के ऊपर क्या हो जा रहा है कि रिएक्शन हो जा रहा है मॉइस्चर का, ठीक है, जिसको हम वाटर वेपर भी कह सकते हैं या वाटर का, ठीक है, या किसी भी तरीके से जो हमारा मेटल है वो क्या हो जाए, कोरोड हो जाए, कोरोड का मतलब डैमेज हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं कोरोजन। ठीक है,
और यही जो है अगर आयरन हो तो आयरन का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ हो जा रहा है तो आयरन का ऑक्साइड बनाएगा, और यहीं पे अगर ठीक है, ये क्या हो रहा है, आयरन का ऑक्साइड बन रहा है। तो अगर आयरन के साथ अगर रिएक्ट हो रहा है वाटर का, मॉइस्चर का, तो इसको बच्चे हम बोलते हैं रस्टिंग। क्यों? क्योंकि ये आयरन के साथ है। लेकिन आयरन के सिवाय छोड़ करके किसी और मेटल पे अगर इस तरीके की स्ट्रेटजी या इस तरीके की सिचुएशन कॉज होती है तो उसको बच्चे हम बोलते हैं कोरोजन। तो कोरोजन और रस्टिंग में क्या अंतर है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब अगर आयरन के ऊपर हो रहा है तो उसको रस्टिंग बोलते हैं, और एक्सेप्ट ऑफ आयरन अगर किसी भी मेटल के ऊपर हो रहा है तो उसको हम कोरोजन का नाम दे देंगे। और दोनों का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि दोनों को क्या करना है, उस मेटल को डिस्ट्रक्ट करना है, डिस्ट्रॉय करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या कहता है? रेंसिडिटी कहता है कि भाई जो हमारा फूड है वो एक स्पॉयल हो जा रहा है। ठीक है, तो ड्यू टू द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्योंकि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे फूड के ऊपर तुरंत 6 घंटे 8 घंटे बाद अटैक करना शुरू कर देते हैं, तो उससे फूड हमारा क्या हो जा रहा है, स्पॉयल हो जा रहा है। तो उससे जब हमारा फूड स्पॉयल हो रहा है देन दे विल बी गिविंग अ बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट। सो दिस सिचुएशन इज नोन एज रेंसिडिटी। इस रेंसिडिटी को ना हो पाए या हमारा फूड स्पॉयल ना हो पाए, खराब ना हो पाए, डैमेज ना हो पाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव मेथड्स यूज करते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में बहुत ही कॉमन सिंपल शब्दों में दे रखा है। जैसे पहला है आपका ऑयल, जैसे पिकल्स हो गया, अचार, उसमें हम लोग जनरली ऑयल्स का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा केस है सॉल्ट। फिर से ले लो, पिकल्स हो गया जिसमें हम क्या करते हैं, सॉल्ट भी डालते हैं, उसको हम क्या करते हैं, प्रिजर्वेट करते हैं। ठीक है, तीसरा आपका आ गया शुगर। जो जैम है, जो जेली है, जो और भी जितनी भी मीठी चीजें हैं उसको हम प्रिजर्वेट करने के लिए उसको शुगर में डाल देते हैं। ठीक है, तीसरा आता है रेफ्रिजरेटर। अब रेफ्रिजरेटर क्या है, जैसे फ्रिज कर दिया हमने किसी चीज को, उसके नॉर्मल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर रखने से क्या होगा, उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिव नहीं होंगे, तो रेफ्रिजरेटर हो गया। और क्या हो गया, तो इसमें बच्चे हो जाएगा वार्म, मतलब हीट। हीट के केस में आप ले लो मिल्क। मिल्क को हम देखते हैं तुरंत उबाल देते हैं। क्यों उबाल देते हैं? ताकि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना आ पाए, और इसीलिए टाइम टू टाइम हम उसको उबालते भी रहते हैं ताकि वो खराब ना हो पाए। तो मतलब फ्रीजिंग हो गया, रेफ्रिजरेशन हो गया, हीटिंग हो गया, ऑयल हो गया, सॉल्ट हो गया, और भी बहुत सारी चीजों का, जैसे हम पैकिंग ऑफ जार हो गया, कंटेंट, जैसे आपके जो कुरकुरे या लेज ये सब आते हैं पैक्ड होते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। वो नाइट्रोजन गैस भी क्या करता है, उस फूड को प्रिजर्वेट करता है 3 से 6 महीने के लिए। कभी कभी क्या होता है, उस फूड पैकेट्स की गैस निकल जाती है, फिर भी लोग आप लोग परचेस कर लेते हो क्योंकि मार्केट में मिल जाती है वो चीजें, और आपको खा भी लेते हो। तो वहीं से फिर क्या होता है, आपको फूड पॉइजनिंग होता है, क्योंकि वो मटेरियल क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। ठीक है, तो आपको लगता है यार हमने तो ऐसा बाहर का कुछ खाया नहीं, सारी चीजें बंद पैकेट वाली चीजें खाई। तो बेटा जिसमें नाइट्रोजन का अमाउंट कम भी हो जाता है, अगर पैकिंग ठीक नहीं है, किसी तरीके से उसका नाइट्रोजन निकल चुका है ना, तो भी वो आपके बॉडी को नुकसान कर सकता है। ठीक है, तो ये बच्चे पूरा होल सोल चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम इससे हो देन कमेंट में।